मैं अवनीश वर्मा पाथ IAS एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंस और पिछले हफ्ते जितने भी हमारे हैं करंट अफेयर्स में घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, PSC के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन जो बनते हैं वो PSC और व्यापम में किस स्तर तक के आते हैं। तो राइट, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं एक तरफ कि ये जो है CGPSC के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही पेपर्स में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसमें प्री में तो क्वेश्चन ऑप्शन वाले जो आते हैं, जो पहले 5 ऑप्शन होते थे अब 4 ऑप्शन में बदल गए हैं, उन पे आपको ये क्वेश्चन लगभग 20 से 22 क्वेश्चन के तकरीबन आपको ये हर पेपर में देखने को मिलते हैं। जबकि आप अगर मेंस के पेपर में जाते हो छत्तीसगढ़ PSC के, तो ये पेपर 7 का जो नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पेपर 7 वाले हिस्से में, उसमें काफ़ी कुछ करंट अफेयर्स का योगदान है। इसके अलावा आपके निबंध और अन्य सब्जेक्टों में भी जब आप किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे होते हैं तो वहाँ भी करंट अफेयर्स के मुद्दे आपको ज़रूरत पड़ते हैं। तो हम देखेंगे कि पेपर 7, जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि मेन पेपर के पेपर 7 में ये पूरा का पूरा कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कानून के रूप में, फिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं और मानव विकास, ये सब टॉपिक्स के अंदर ये पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर्स ही आपको मिलेगा। ठीक है, जैसा CGPSC के पेपर को आप जानते हैं 3 टायर एग्ज़ाम पे होता है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा यहाँ परिचर्चा नहीं करूँगा। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू, तो तीनों ही जगह आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिलेंगे और इसका आपको बहुत आपको हेल्प मिलेगी आपके पूरे इंटरव्यू सेशन तक, ये पूरे CGPSC में। तो हम एक एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाता हूँ कि जो करंट अफेयर्स में घटनाएं होती हैं उनसे कैसे क्वेश्चन आपके PSC में क्रिएट करते हैं। राइट, तो जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं आप कि ये न्यूज़ है मई 22, 2013 का। इसमें तेल नदी एक नदी है, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे तेल नदी है। राइट, अब ये तेल नदी पे कुछ विवाद चल रहा था उस समय, ये 2013 के न्यूज़ में उस समय आपके न्यूज़पेपर में था। और जस्ट ये जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हैं CGPSC के 2016 वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछ दिया कि तेल नदी किस तहसील में हमारे यहाँ प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर था देवभोग, छत्तीसगढ़ के देवभोग तहसील में, जो कि अभी गरियाबंद जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ पे ये प्रवाहित होती है। ठीक है, वैसे ही अगला सेक्शन आप देख रहे हैं, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था, राजभाषा आयोग अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। तो आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, ये भास्कर में आया हुआ था 2017 में। एक छोटा सा न्यूज़ था, नीचे कॉलम जैसा होता है मेन पेपर के नीचे पे, और एक इमेज थी, जो इमेज आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग ने कार्यालय स्थापना दिवस 14 अगस्त 2017, और ये सीधा का सीधा क्वेश्चन उसी साल पे ये देखिए आपको मिल गया आपके मेंस के पेपर में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जनरेट करते हैं आपके करंट अफेयर से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे अभी पिछले साल के पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो लोरी के चंदा कहानी कहाँ से संबंधित है, ये प्रश्न आया था, जिसमें कुछ विवाद भी हुआ था, है ना। तो वो ग्राम रीवा से संबंधित है, एक प्रेम कथा है लोरी के चंदा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये क्यों पूछा था उन्होंने क्वेश्चन, क्योंकि उस समय जो ग्राम रीवा है वो उत्खनन के लिए पुरातात्विक विभाग ने, छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक विभाग ने वहाँ उत्खनन काम चालू किया था। अब उन्होंने उत्खनन का एरिया नहीं पूछा, गांव को डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन इनडायरेक्टली उसको पूछ लिया लोरी के चंदा के कहानी के रूप में। तो इस तरीके से आपको सभी करंट अफेयर्स में अपनी निगाहें बना के रखनी पड़ेंगी और उनके अलग अलग डायमेंशन को आपको समझ के पढ़ना होगा। इस तरीके से आपको विकसित करना होगा आपकी समझ, तभी आप क्वेश्चन वहाँ डिटेक्ट कर पाएंगे। राइट, अब प्री पे देखते हैं तो लगभग इससे 19 से 20 क्वेश्चन होते हैं, तो आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो 40 नंबर का मोटा सेक्शन आपका करेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका कवर कर देता है प्री में, और वैसे ही मुख्य पेपर में भी इसका अपना योगदान है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना अध्ययन जारी रखें।
अब बात आती है कि करंट अफेयर को हम लोग पढ़े कहाँ से या इसकी जानकारी किस तरीके से हम लोग को कलेक्ट करनी चाहिए। तो स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं मैंने कुछ रिसोर्सेज डिनोट किए हैं। जैसे कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको कंटिन्यूअस पढ़ना चाहिए, जिस भी मीडियम से हो आप, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी, कोई भी एक जो अपना रीजनल न्यूज़पेपर आता है उसको कम से कम एक न्यूज़पेपर आप फॉलो करो और कंटिन्यूअस करो, किसी भी दिन उसको छोड़ो नहीं, चाहे ई पेपर के माध्यम से हो आपके पास या फिजिकल अगर अवेलेबल हो तो दोनों ही स्थिति में आप किसी एक पेपर को एटलीस्ट आप फॉलो करें, उसमें दिन भर में क्या न्यूज़ आया है पिछले दिन का उसको आपको पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त PIB की वेबसाइट है भारत सरकार की, इसके अलावा सरकारी और कुछ वेबसाइट होते हैं महत्वपूर्ण, उन पर भी आपको न्यूज़ मिलते रहते हैं, उनको आपको देखते रहना चाहिए, ठीक है। वैसे ही जनसंपर्क की वेबसाइट है हमारे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ का न्यूज़ जो चाहिए हमको वो वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बजट होता है और आर्थिक सर्वेक्षण, तो ये दोनों ऑथेंटिक डाटा होते हैं आपके इकोनॉमी से रिलेटेड और योजनाओं से रिलेटेड, तो इनको आपको दोनों को ही फॉलो करना है, नेशनल और स्टेट लेवल का। तो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में भी आपको नज़र बनाए रखनी होगी, राइट। इसके अलावा जो हमारे सोर्सेज है पाथ IAS एकेडमी के भी जो पत्रिकाएं हैं और जो हमने सीरीज़ अभी चालू कर रखा है, इन सब से भी आप करंट के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपके करंट के एनालिसिस के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी है। अब इनको फॉलो करते हुए आप अपना करंट अफेयर रेडी करेंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। अब हम नज़र डालते हैं पिछले हफ्ते भर में जो प्रमुख न्यूज़ रहे छत्तीसगढ़ में, उनमें क्या क्या घटनाएं इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें हमारे पेपर के मद्देनज़र इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के समसामयिकी या करंट अफेयर्स जो कहते हैं, हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से पुरस्कार और मान्यताएं, रिकॉग्निशन और अवार्ड्स हमको मिले हैं छत्तीसगढ़ को या छत्तीसगढ़ के लोगों को। तो इसमें सबसे पहला आप न्यूज़ जो देख रहे हैं, राष्ट्र स्तर पर ग्राम पंचायत कान्हा बहरा, इसको मिला है बाल मित्र पुरस्कार। इस साल का बाल मित्र पुरस्कार मिला है किसे? कान्हा बहरा ग्राम पंचायत। ये कहाँ का है? तो ये जिला है कवर्धा या कबीरधाम जिला जिसको कहते हैं, और इसका तहसील विकासखंड भी कवर्धा है। और इस बार का जो बाल मित्र पुरस्कार है वो आपके कान्हा बहरा ग्राम पंचायत को मिला है। जबकि जस्ट बैक ईयर में आप देखेंगे तो कुटरू ग्राम पंचायत, हमारे छत्तीसगढ़ का कुटरू ग्राम पंचायत जो कि बीजापुर ज़िले में अवस्थित है, उसको पिछले साल ये पुरस्कार मिला था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि पिछले साल भी हमको ये अवार्ड एक ग्राम पंचायत को मिला हुआ है और इस बार भी हमें मिला है, राइट। इसके बाद देखिए रायपुर ज़िले के बनचरौदा एक ग्राम है जिसका चयन अभी के नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए चयन हुआ है, ठीक है। ग्राम बनचरौदा, विकासखंड इसका पड़ता है आरंग, ठीक है। तो ये अपन ध्यान में रखेंगे। और इसका चयन किसके आधार पे हुआ है? तो 2018-19 में किए गए जो इसके काम हैं उनके आधार पे इसका चयन नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार के लिए हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि मनरेगा के तहत 100% मजदूरी भुगतान करने में महासमुंद जिला जो है पूरे प्रदेश में अव्वल में रहा है ना, प्रथम स्थान पे रहा। तो ये क्या है मनरेगा आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसा लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना से सभी जगह प्रभाव दिख रहा है आपको, इसमें भी हमारे ज़िले ने, महासमुंद ज़िले ने 1,52,263 श्रमिकों को कुल रोजगार मुहैया करा के ये कीर्तिमान स्थापित किया है। और रोजगार प्रोवाइड करने की दृष्टि में पूरे देश में दूसरा है, ये दूसरा आपको फैक्ट मिल गया। इसके अतिरिक्त 100% मजदूरी भुगतान, मतलब इसमें मनरेगा का जब भी प्रोग्राम का एनालिसिस करते हैं लोग तो ये दो हिस्से में बांटते हैं कि कुल कितने लोगों को हमने रोजगार दिया, ये एक कैटेगरी होती है, और दूसरा कैटेगरी होता है कि जितने लोगों को रोजगार दिया तो उनका पेमेंट यानी कि उनकी मजदूरी का कुल भुगतान 100% जिसको कहते हैं कि पूरा का पूरा भुगतान किसने किया। तो ये दो हिस्सों में इसकी रैंकिंग डिसाइड होती है। तो हम उसमें दूसरे स्थान पे है कि हमने सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट करके दिया है, जबकि पेमेंट सिस्टम की जब बात करते हैं तो हम प्रथम स्थान पे हैं पूरे राज्य पे, ओके। इसके अतिरिक्त इसमें एक फैक्ट आपको और दिख रहा है
कि 7 मई को रोजगार दिवस का आयोजन किया गया था। हमारे पूरे राज्य में 7 मई को रोजगार दिवस के रूप में मनाया गया है। इसके अतिरिक्त लास्ट लाइन में आप देख रहे हैं कि इससे बन सकता है एक प्रश्न कि हमारे वर्तमान में वाणिज्य और आबकारी उद्योग मंत्री कौन है, तो वो श्री कवासी लखमा जी हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ ने देश में सर्वाधिक लघु वन उपजों की खरीदी। तो हमने पूरे देश के हिस्सेदारी में सबसे ज़्यादा वनोपज की खरीदी की है। वनोपज मतलब तेंदुपत्ता, साल, शीशम, ये जो छोटे छोटे लघु वन उत्पाद हैं, उनकी खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जितनी खरीदी की है वो पूरे देश में प्रथम है। तो देखो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये ट्राइफेड, आप जानते हैं, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड, इनके आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ ने लगभग 28 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के वन उत्पादों का खरीदारी किया है, ठीक है, जो देश में सभी से अधिक है। इसके अलावा आप इसमें एक आंकड़ा देख पा रहे हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में 25 लघु वनोपजों की खरीदी जो है समर्थन मूल्य में होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जरा ध्यान से आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले वो 23 वनोपज थे जिनका समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ये खरीदी करते थे। अभी रिसेंटली इस साल 2020 में 2 नए वन उत्पाद बढ़ाए गए हैं, और इससे पहले 2000 आप देखेंगे 18 से पहले तक, मतलब नई गवर्नमेंट आने से पहले 2018 से पहले केवल 7 वन उत्पाद थे जिनका ये समर्थन मूल्य में खरीदी करते थे। नई गवर्नमेंट जैसे आई उन्होंने उसको 23 कर दिया, और अभी रिसेंटली इस साल फिर से 2 नए वन उत्पाद जुड़े हैं। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कौन से 2 नए वन उत्पाद हैं जिनका समर्थन मूल्य पर खरीदी सरकार करेगी। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि गिलोय और भेलवा, गिलोय सभी जानते हैं, और भेलवा भी हरा बहरा टाइप एक फल होता है। तो गिलोय और भेलवा ये दोनों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी करने के लिए सरकार ने इसे शामिल कर लिया है। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट दिख रहा है आपको कि छत्तीसगढ़ के वन मंत्री कौन है, तो मोहम्मद अकबर साहब हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम, तो ये दोनों कार्यक्रम जो है यूनिसेफ की सहायता से हम लोग चला रहे हैं राज्य में, और ये स्टार्ट किया गया है 25 अप्रैल 2020 को। तो ये दोनों प्रोग्राम जो है किस किस से रिलेटेड है ये आपको ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि इस कार्यक्रम के जो क्रियान्वयन है उसकी सराहना यूनिसेफ ने खुद की है हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहे इन दोनों प्रोग्राम की, राइट। तो चकमक अभियान बेसिकली अभी जो कोरोना का लॉकडाउन पीरियड है, इस समय पे सभी बच्चे जब घर पे हैं तो उनको कुछ एक्टिविटी कराने के लिए, एक रचनात्मक कार्यों के साथ जोड़े रखने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, राइट। तो ये चकमक अभियान डायरेक्टली बच्चों के रचनात्मक कार्यक्रमों से संबंधित है। मतलब वो घर पे रह के अपने बुजुर्गों के साथ या माता पिता के साथ क्या क्या क्रिएटिव कार्यक्रम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, उस पे बेस्ड है, उस दिशा में उनको दिशा निर्देशित करने का ये प्रोग्राम है, राइट। उसके बाद सजग जो कार्यक्रम है ये बेसिकली पोषण से रिलेटेड है कि बच्चों को पोषित करने के लिए इस लॉकडाउन के पीरियड के बीच में कैसे हम उनको पोषण दे सकते हैं आंगनबाड़ी के माध्यम से, तो ये पोषण भी उनका ना छूटे। तो ये दोनों कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। साथ ही सेम डेट 25 अप्रैल को 2 किताब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गोंडी में मोद्दोल डाका, ठीक है, गोंडी बोली जो है उसमें एक किताब है मोद्दोल डाका, जबकि हल्बी लैंग्वेज पे है पहिल डहाका। तो दोनों का ही मीनिंग पहला कदम होता है, मतलब बच्चों का पहला कदम इस तर्ज पे। तो ये दोनों किताब का अनावरण जो है मुख्यमंत्री साहब ने सेम डेट पे किया है, राइट। तो ये दोनों न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, दोनों किताबें। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं कि अब कोरोना जो चल रहा है, पूरे वैश्विक महामारी का रूप, पूरे विश्व में परेशानी है, देश में परेशानी है और राज्य भी परेशान है। तो हम कोरोना के किस स्थिति में है छत्तीसगढ़ में वो ज़रा देख लेते हैं। 11 मई का जो लास्ट रिपोर्ट हमारे पास अभी अपडेटेड है, उसके अनुसार अभी छत्तीसगढ़ में जैसा आप देख पा रहे हैं 6 टोटल एक्टिव मरीज हमारे पास अवेलेबल हैं, जबकि हमारे यहाँ 59 संक्रमित हुए थे, 59 हमारे यहाँ संक्रमित हुए थे, लेकिन अब उनमें से बाकी सब इलाज हो के स्वस्थ हो के वापस चले गए हैं। केवल 6 भी एक्टिवेटेड केस है 11 मई की स्थिति में। ये आंकड़े बदलते रहते हैं तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, राइट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है
वो ये ध्यान रखना कि पहला मामला छत्तीसगढ़ में कब आया। तो ये 18 मार्च को हमारे यहाँ पहला केस आया था। वो रायपुर में एक युवती है जो लंदन में पढ़ती थी और वो वापस आने के बाद कोरोना से संक्रमित पाई गई थी, तो वही पहली मरीज है। तो ये ध्यान रखना कि पहला मरीज कब मिला, ये ज़रूर पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ 150 क्वारंटाइन सेंटर है। क्वारंटाइन सेंटर दैट मीन्स जहाँ संक्रमित या संभावित संक्रमित लोगों को अलग करके रखा जाता है। तो वैसे हमारे यहाँ 150 क्वारंटाइन सेंटर हमने बना रखे हैं, जिनकी क्षमता लगभग इस समय 3206 के आसपास है। तो ये इतना न्यूज़ आपको ध्यान में रखना है। इसमें पहला केस कब आया ये ज़रूर आप नोटिफाई करके रखिए, बाकी अपडेट तो होते रहेगा इसमें, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में रायगढ़ ज़िले में एक पेपर मिल है, शक्ति पल्स एंड पेपर लिमिटेड। यहाँ पे अभी गैस रिसाव हुआ था, है ना। तो ये कब हुआ था? 6 मई को ये गैस रिसाव हुआ था, जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। तो ये कौन से गांव में है, कौन सा जिला? जिला हो गया रायगढ़, गांव हो गया इसका तेताला, राइट। शक्ति पल्स एंड पेपर लिमिटेड, इस जगह की ये घटना है। यहाँ पे क्या हुआ था? 6 मई को वाटर जो बैक वो होता है इनका, मतलब कारखाने में जहाँ पे ये काम करते हैं, वहाँ सफाई के दौरान अचानक से क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। बहुत समय से लॉकडाउन के कारण बंद पड़ा हुआ था कारखाना, और उस समय इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इसमें 7 जो वो है मजदूर जो हैं इसके चपेट में आ गए थे, उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये घटना कहाँ का है, तो ये ग्राम कहाँ पे है और ज़िला कहाँ पे है। तो ग्राम हो गया हमारा तेताला, ज़िला हो गया रायगढ़। जबकि गैस कौन सी वहाँ रिसी थी, तो वो क्लोरीन है। क्योंकि ऐसी एक घटना जैसा आप देख रहे हैं स्लाइड में कि 8 मई को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी हमारे यहाँ देश में हुआ, जिसमें 11 लोग की मृत्यु हो गई थी और बहुत से लोग उसमें प्रभावित हुए थे। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एक औद्योगिक, इसको दुर्घटना कह सकते हैं आप। तो दोनों ही नज़रिए से इसको आप नोटिफाई करके रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार अब कोरोना के प्रभाव के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी कुछ रियायतें दे रही हैं जनता को। तो उसमें से एक ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गैर घरेलू और औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं के डिमांड चार्ज किए स्थगित। तो ये क्या चीज़ है? गैर घरेलू कहने का मतलब होता है जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं या फिर कृषि के लिए जो हम लोग उपयोग में लेते हैं बिजली, तो उनके अभी बिजली बिलों को अप्रैल, मई और जून तक के ये उन्होंने कंसिडर किया है कि आप बाद में दे सकते हैं, 6 महीने तक किस्तों में दे सकते हैं। तो एक राहत है एक तरीके से। और उस पर जो डिमांड चार्जेस होती हैं, एक्स्ट्रा सरचार्ज लगता है लेट में, वो 1% कर दिया जो पहले 1.5% हुआ करता था, राइट। इसके अतिरिक्त निम्न दाब वाला जो घरेलू उपयोग में आता है, उसका भी भुगतान तिथि उन्होंने आगे बढ़ा दी है। तो एक रिलीफ न्यूज़ है, ये आप कहीं कोट कर सकते हो कि हमने क्या क्या किया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये है छत्तीसगढ़, जो कि श्रमिक जो है, छत्तीसगढ़ के श्रमिक जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, तो उनको लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है। तो सभी जगह जैसे ट्रेनें भेजी गई हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अब 4 ट्रेनें कंफर्म कर दी हैं। जो बाहर के मजदूर, जो मतलब हमारे मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं, उनको वो लेके आएंगे। तो उसमें से पहली जो ट्रेन है 11 मई को गुजरात से पहली ट्रेन हमारे यहाँ पहुँच जाएगी। और इसमें से भी 4 ट्रेनें कंफर्म कर दी गई है, जो आप देख रहे हैं नाम इस पे। चारों ट्रेन की पहली ट्रेन जो है पठानकोट पंजाब से चांपा, दूसरा ट्रेन साबरमती अहमदाबाद से बिलासपुर, फिर साबरमती अहमदाबाद से बिलासपुर, फिर एक है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से बिलासपुर। तो ये 4 ट्रेनें अभी कंफर्म है। हालांकि राज्य सरकार ने 15 ट्रेनें ऐसी वो की हैं, सूचित की हैं, जिनसे अभी बाहर राज्यों से मजदूर लेके आएंगे, लेकिन अभी 4 इसमें कंफर्म है और 11 तारीख को ये पहली ट्रेन आज आ चुकी है, राइट। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं न्यूज़, ये है छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब अर्थव्यवस्था लचर पड़ी हुई है, तो उसको सुधारने के लिए हम अलग अलग स्तर पे काम कर रहे हैं। तो हम क्या क्या काम कर रहे हैं, ये ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि राज्य में पत्थर खदानें जो बंद पड़ी है, जहाँ से पहले पत्थर निष्कर्षण होता था, लेकिन अब वो कोई काम के नहीं, क्योंकि वहाँ पत्थर ख़त्म हो गए। तो वो खान बनी हुई है, वहाँ पानी का जमाव है, तो उसका क्या उपयोग किया जाए। तो उसको राज्य शासन ने एक नया आयाम दिया है, उसमें अब मछली पालन किया जा रहा है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, तो एक केज कल्चर, एक नया प्रौद्योगिकी है मछली पालन के
क्षेत्र में उस टेक्निक से हम 13 अभी हम लोगों ने 13 नए जो मतलब खदानें हैं वहाँ पे हमने इनको स्टार्ट किया। जैसा आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल है, जैसे राजनांदगांव जिला है, रायपुर में मंदिर हसौद हो गया, सूरजपुर में भी है। तो इस तरीके से हम केज टेक्निक का उपयोग करते हुए मछली पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। और किन क्षेत्र में जो ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ हमारे पास संसाधन है, पत्थर की खदानें थी, अब उनको हम उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टारगेट इन्होंने लिया है कि चालू जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें लगभग हम 1000 केज की स्थापना करेंगे इसी तरीके से। और इसमें एक जो लास्ट लाइन में आप देख रहे हैं ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये 2 टाइप की प्रजातियां हैं मछली की, एक पैंक्सियस और एक है मोनोसेक्स तेलापिया। तो ये दोनों ही प्रजातियों का अभी हम पालन कर रहे हैं इस केज कल्चर के अकॉर्डिंग, राइट। अब नेक्स्ट न्यूज़ आप देखिए, नारायणपुर के अबू जमाड़ बिहान मार्ट। तो बिहान मार्ट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार। तो ये नारायणपुर का न्यूज़ है। और अबू जमाड़ जैसा जानते हैं आप, अबू जमाड़ के जंगल, अबू जमाड़ की पहाड़ियाँ, तो वहीं पे एक बिहान मार्ट बनाया गया नारायणपुर ज़िले पे मुख्यालय पे। अब बेसिकली रिलेटेड किससे है, ये भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है और ये फोकस्ड है महिलाओं के जो घरेलू या ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनको सबल करने के प्रोग्राम से ये रिलेटेड है। जैसे महिलाएं घर में अचार पापड़ और लड्डू वगैरह बना सकती हैं, तो उन्हीं के वेंचर्स बना के इनको एक मार्ट दिया गया जो अबू जमाड़ बिहान मार्ट के नाम से है। और यहाँ पे उनकी सामग्रियों को वितरित किया जाता है, बेचा जाता है बाहर के मार्केट के लिए। तो ये एक तरीके से उनको सबलता प्रदान करता है उनकी अर्थव्यवस्था को इस लॉकडाउन के समय में भी। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्री के लायक इसमें भले फैक्ट नहीं है, लेकिन इसको आप कंसीडर करके मेंस में कई जगह आप आंसर बना सकते हैं, राइट। तो इसको आप मेंस पेपर के पर्पज से फोकस्ड रहिएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आप देख रहे हैं, राज्य में रबी फसल की सिंचाइयों के लिए जल आपूर्ति, इसमें जिन्होंने जो टारगेट लिया था 57,078 हेक्टेयर, ये इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, इस लक्ष्य को पा लिया है। मतलब रबी के सीज़न में हम इतने हेक्टेयर को सिंचित करेंगे, ये राज्य शासन का टारगेट था और ये पूरा हो चुका है, जो कि लगभग पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा है। तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसके आंकड़े याद रखने हैं आपको। उसके बाद 2 अगले जो न्यूज़ दिख रहे हैं आपको, जल प्रदाय योजना के लिए 32 करोड़ रुपए स्वीकृत, कहाँ, तो कांकेर के लिए नगर आवर्धन जल प्रदाय योजना। सोलर आधारित, नेक्स्ट जो न्यूज़ दिख रही है, सोलर आधारित नल जल प्रदाय योजना, तो इसमें 55 लाख, तो ये जो स्वीकृति मिली है ये इस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसमें न्यूज़ में आंकड़े उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, पर हमको ये दोनों न्यूज़ से ये समझना है कि इन दोनों योजनाओं से फिर से ग्रामीण स्तर पे रोजगार क्रिएट हो रहे हैं ना, जहाँ पे भी ये प्रोग्राम चलेंगे। तो हम राज्य शासन को देख रहे हैं कि वो भरसक प्रयास कर रहा है कि किसी न किसी माध्यम से इस लॉकडाउन के समय में भी, इस कोरोना महामारी के समय में भी जनता को किसी न किसी माध्यम से रोजगार अवेलेबल रहे, ताकि अर्थव्यवस्था गड़बड़ाए नहीं, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं अपॉइंटमेंट्स, या जिसको कहते हैं नियुक्तियाँ। तो नियुक्तियों में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी, जैसे वंदे भारत अभियान के तहत भारत सरकार अब जो है फॉरेन में, मतलब विदेशों में जो हमारे नागरिक फंसे हुए हैं उनको अब लाने के लिए उन्होंने विमान की व्यवस्था कर दी है। तो उसी माध्यम से छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोग बाहर अभी भी फंसे हुए हैं विदेशों में, उनको भी लाया जाएगा। तो उनको लाने और यहाँ तक लाने के बाद क्वारंटाइन करने, इन सब में व्यवस्था बनाने के लिए 2 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो दोनों अधिकारी कौन कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लाइजन अधिकारी और राज्य का नोडल अधिकारी। तो लाइजन अधिकारी नियुक्त किया गया है दिल्ली में, जो दिल्ली से हमको कोऑपरेट करेगा कि कौन दिल्ली तक पहुंच रहा है, मतलब केंद्र सरकार से हमको कन्वे करके बताएगा। और राज्य में आने के बाद राज्य में उसकी व्यवस्था किस प्रकार होनी है, कहाँ का वो नागरिक है, किस जिले का निवासी है, इसकी व्यवस्था जो देखेगा वो राज्य का नोडल अधिकारी देखेगा। तो दोनों ही अधिकारी इम्पोर्टेंट है। अब इनके नाम देख लीजिए। जो लाइजन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं दिल्ली में, वो है सुश्री प्रेरणा अग्रवाल जी हैं, जो ये सब हैंडल करेंगे छत्तीसगढ़ के बिहाफ में। और वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य में
हमारे यहाँ जो राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त हुए हैं वो है गृह विभाग के सचिव श्री अरुण देव गौतम। तो दोनों ही अपॉइंटमेंट्स इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों अधिकारियों का नाम कभी भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो आप ध्यान रखिएगा इसको, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़े से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या इस समय चल रहा है टेक्नोलॉजी के। तो पढ़ई तुहर द्वार, ये जो अगला स्लाइड आप देख रहे हैं, पढ़ई तुहर द्वार एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो लॉकडाउन के समय बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहा है, राइट। क्योंकि लॉकडाउन है तो सभी स्कूल कॉलेज बंद है, तो अब इस व्यवस्था में ऐसा हो रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इनके लिए कोई ना कोई अल्टरनेट माध्यम अपन को लॉन्च करना पड़ेगा। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो है पढ़ई तुहर द्वार, ठीक है। ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये कब लॉन्च हुआ तो ये आपको ध्यान रखना है कि 7 अप्रैल को इसका आरंभ किया गया था और अपन जान रहे हैं कि 13 मार्च 2020 से सभी स्कूलों को लॉकडाउन की श्रेणी में लेके बंद कर दिया गया। तो बच्चों की पढ़ाई नुकसान ना हो इसलिए ये ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिसमें पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा अलग अलग वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, जैसे हम अभी परिचर्चा कर रहे हैं वीडियो क्लासेस के माध्यम से। तो इस तरीके से स्कूली बच्चों के लिए भी ये फैसिलिटी गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उसको बाद में फिर हायर एजुकेशन क्लासेस में भी लाया जाएगा कॉलेजों वगैरह के लिए, तो वो चल रहा है प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म ध्यान रखना है आपको, पढ़ई तुहर द्वार। नेक्स्ट न्यूज़ आप देख रहे हैं, स्वयं सहायता समूह ने महुआ के फलों से बनाया शराब के जगह हैंड सैनिटाइजर, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब कोरोना महामारी चल रही तो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ बढ़ गया है, आपको हाथ सैनिटाइज करने के लिए कहा जा रहा है और सैनिटाइज़र की मार्केट में मांग बढ़ने के कारण आपूर्ति कम हो गई, मांग ज़्यादा थी, आपूर्ति कम था। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम अपने व्यवस्था में क्या कर सकते हैं, तो एक ये इनिशिएटिव प्रोग्राम है, समझ लीजिए, मतलब नवाचार है। एक जसपुर के निवासी हैं जो बेसिकली हर्बल उत्पाद बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं, इनका नाम है समर्थ जैन। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने ही इस टेक्निक के प्रति बाकी को सचेत किया कि हम महुआ से शराब की जगह हैंड सैनिटाइज़र भी बना सकते हैं। और एक जो स्वयं सहायता समूह है उनका नाम है सिंगनी, इनको ध्यान रखना। इनकी हेल्प से और इनके गाइडलाइन में इन्होंने 3 दिन में काफ़ी मात्रा में हैंड सैनिटाइज़र बनाया था और वो पूरे ज़िले में वितरित भी किया गया था। तो जिला जसपुर से और समर्थ जैन और सिंगनी स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूह है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के भी उसमें, हाँ, फल और सब्जियों की ऑनलाइन डिलीवरी सीजी हाट के माध्यम से, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है cghat.in। इसमें आप जाके ऑनलाइन सब्जियों की खरीदी कर सकते हैं और ये सब्जी और फल जो हैं आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, है ना। तो ये लॉकडाउन के पीरियड में एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि आप घर पे ही रहें और आपको जो आपकी आवश्यक फल और सब्जियां हैं घर तक सरकार डिलीवर कर पाए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कवच मोबाइल। हाँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके छत्तीसगढ़ के नज़रिए से। कवच मोबाइल ऐप जो है हमारे छत्तीसगढ़ का है और ये 28 अप्रैल को हमने लॉन्च किया है। अब इसमें है क्या, तो बेसिकली इसको बनाया किसने है, तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग और चिप्स दोनों ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया है। और ये एक पूरा सिंगल ढांचा मान सकते हैं आप, जिसमें कोरोना से संबंधित सभी जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से और अपडेटेड जानकारी, उसके अलावा नागरिकों से जुड़ने, मतलब अगर आपको कहीं आना जाना है तो आपको अगर किसी तरह के पास की ज़रूरत है तो आप डायरेक्ट उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी इस मोबाइल ऐप के तहत मिल रही है। तो ये कवच मोबाइल ऐप कब लॉन्च हुआ, इसका क्या उद्देश्य है, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अब ई पास एप्लीकेशन वही है, जैसा कि हमको एक स्टेट से दूसरे स्टेट अभी श्रमिकों को आने जाने की परमिशन मिल गई है केंद्र सरकार से, तो उनको आने के लिए एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो अब वो ई पास जनरेट करने के लिए अब गूगल पे अवेलेबल है उसका भी ऐप। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है निधन संबंधित है शहीद एसआई श्री श्याम किशोर शर्मा जी से। ये एक्चुअल में मदनवाड़ा, अभी हाल ही में मदनवाड़ा
में नक्सली मुठभेड़ हुआ था। मदनवाड़ा बेसिकली जगह है राजनांदगांव ज़िले में, वहाँ पे मुठभेड़ में ये शहीद हो गए थे। और ये गांव इनका है अंबिकापुर में, जो गांव नाम है इनका खाला ग्राम के निवासी थे, अंबिकापुर जनपद पंचायत के। और राजनांदगांव में जो घटना हुई थी ये 9 मई 2020 में घटना हुई थी, जिसमें ये शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस हफ्ते की करंट के न्यूज़ की, इनको आप ध्यान में रखिएगा। और आगे भी हम इसी तरह के वीडियो लेके अपडेट आपसे होंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।